रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियंका अपने पति निक से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके हर कारनामों को नजरअंदाज करती थी। निक एक नंबर का अय्याश इंसान था, जो अपने बाप की कमाई जायदाद को अपनी अय्याशी में उड़ाता था। उसकी हर रात बार में झूमती हुई लड़कियों के बीच निकलती थी। उसकी इस आदत से तो उसकी माँ परिणीति भी परेशान थी। ऐसे ही एक शाम निक नशे में झूमता हुआ एक लड़की के साथ घर आता है और ये देखकर परिणीति और प्रियंका हैरान होकर निक से कहते हैं, क्या है निक, आज तो फिर से ऐसे नशे में झूमता हुआ आया है? तुझे शर्म है? अरे मेरा छोड़, जिसको बिहार के इस घर में लाया है, कम से कम उस लड़की को तो ऐसे मत तड़पा। अगली तेरे से कितना प्यार करती है। हाँ निक जी, आप ये बुरी आदतें छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज एक अच्छे इंसान बन जाइए ना, फिर देखना हमारी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। एकता कपूर के सीरियल की सस्ती हीरोइन, बंद कर अपनी ये बकवास और हट सामने से। मुझे और मेरी जान को अंदर कमरे में जाने दे। क्या बकवास कर रहा है? और कौन है ये लड़की? किसको साथ उठा लाया है? ये मेरी डार्लिंग क्रिस्टल है, इसकी सौतन। अब से ये इसी घर में मेरे कमरे में रहेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ए लड़की, छोड़ो इनको और जाओ यहाँ से। मुझे क्या तुमने चलती फिरती उबर कैब समझा हुआ है जो ड्रॉप करके चलती बनूंगी? इसने मुझे प्रपोज किया है और अब मैं इसी के साथ रहेगी। चल तू हट सामने से। कर वो लड़की उसके कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर प्रियंका के दिल पर लाखों चुरी चल जाती है और वो रोने लगती है, जिस पर परिणीति उसे कहती है, बहू आखिर कब तक तो उसकी ये बदतमीजियाँ सहेगी? अब तक तो वो बस नशे में तेरे को सुनाता था, लेकिन आज तो तेरी सौतन ले आया। आवाज उठा मेरी बच्ची। माँ जी, मुझे लगता है वो एक ना एक दिन सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। मुझे इंतजार रहेगा। इतना बोलकर प्रियंका अपने आंसू पोंछकर मेहमानों वाले कमरे में चली जाती है। लेकिन उस दिन निक को किसी पराई औरत के साथ घर आता देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे थे और अगली सुबह जब निक उठकर क्रिस्टल के हाथों से हॉल में बैठकर अपने सर की चंपी करवा रहा होता है, तभी घर में पड़ोसन विमला आकर ये नजारा देखकर परिणीति को कहती है, राम राम परिणीति बहन, ये क्या अश्लीलता फैला रखी है तुमने अपने घर में? बीवी के होते हुए बेटा उसकी सौतन लेकर घूम रहा है। बहन तुम तो जानती ही हो, ये लड़का आज तक किसी की कहाँ सुनता आया है जो अब सुनेगा। तो अपनी बहू को बोलो ना कि कंप्लेन करवा दे उसके खिलाफ। आज एक सौतन लाया है, कल को 2-3 और ले आएगा। विमला की सारी बातें सुनकर हॉल में बैठा निक उससे कहता है, ओ बुढ़िया, क्या है? मेरे खिलाफ एक शब्द बोला ना तो एक दारू की बोतल सर पर फोड़ दूंगा। निकल यहाँ से। विमला तो निकल लेती है, लेकिन निक की ऐसी हरकतें देखकर भी प्रियंका कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में निक घर से बाहर जाता है और पीछे से रसोई में खाना बनाती प्रियंका के पास क्रिस्टल आकर कहती है, ए सुन, मैंने कल रात निक के मुंह से सुना था कि उसको तेरे से बिल्कुल प्यार नहीं है, तो तू इस घर से निकल क्यों नहीं जाती? मैं उनकी पत्नी हूँ और इस घर से मैं नहीं तुम जाओगी, क्योंकि पत्नी के अलावा अगर पति की जिंदगी में कोई और औरत हो ना तो वो दूसरी औरत कहलाती है। जिसकी बीवी तेरी जैसी हो उसको मेरी जैसी एक नहीं बल्कि 2-3 सौतन लानी चाहिए, तब अकल आएगी तुझे। क्रिस्टल इतना बोलकर एक प्लेट में खाना डाल कर ले जाती है। दिन गुजरता है। शाम होने पर निक एक बार फिर नशे में झूमता हुआ आता है और इस बार उसको संभालते हुए 2 औरतें उसके साथ होती है। ये देखकर प्रियंका बोलती है, ये क्या, आप आज किसके साथ आए हैं? कौन है ये 2 औरतें? अरे चुप कर, ये औरतें तेरी सौतन हैं। अरे आज रात भर में मुझे इनसे प्यार हो गया। एक मेरी जान शिवानी, दूसरी आशिका। चलो जान, मुझे अंदर ले चलो। अरे क्यों समाज में थू करवाने पर तुला है? जरा शर्म नहीं आती? बीवी के होते हुए उसकी एक नहीं 3-3 सौतन ले आया। ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, अभी तो इनको घर लाया हूँ। ज्यादा बोलेगी ना तो इन तीनों से एक ही मंडप में अलग अलग समय पर शादी करके इस जायदाद में इनको भी हिस्सेदार बना दूंगा। फिर रोती रहियो अपनी इस बहू के आंचल में छुपकर। निक की ये शादी की बात सुनकर
प्रियंका की तीनों सौतनी खुद से कहती है। अगर इसने सच में हमसे शादी की तो इस जायदाद में हमारा भी हिस्सा होगा। अब तो इसको मनाना ही पड़ेगा ताकि ये मुझसे शादी कर ले। इसके पास इतनी जायदाद है कि अगर इसने हम तीनों से भी शादी कर ली तो मेरे हिस्से में इतनी जायदाद आ जाएगी कि मेरी जिंदगी आराम से निकलेगी। वैसे भी इस बेवड़े का भरोसा नहीं है, कल को होश में आकर बदल जाए तो, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे शादी के लिए मनाना पड़ेगा। अगर पूरी जिंदगी बार में नाचती भी रहूं तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए अब मुझे इसको शादी के लिए मनाना ही पड़ेगा। प्रियंका की तीनों सौतनी जी जान से निक को शादी के लिए मनाने में लग जाती है। जिसके बाद एक दिन नशे में धुत निक को उसकी पहली प्रेमिका क्रिस्टल कहती है, निक जान, अगर तुम ऐसे ही नशा करते रहे तो तुम्हारी बीवी इसका फायदा उठाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगी। इसलिए तुम ये नशा छोड़कर मुझसे शादी करके अपनी नई जिंदगी बसाओ। अच्छा, तुम चाहती हो मैं शराब छोड़ दूं? ठीक है जान, कल से पीना बंद कर दूंगा अपनी जान के लिए। क्रिस्टल के कहने पर निक पीना छोड़ देता है, लेकिन एक सुबह उसको सिगरेट पीते हुए देखकर उसकी दूसरी प्रेमिका शिवानी कहती है, जान, ऐसे सिगरेट पीकर खुद को क्यों मारना चाहते हो? अरे तुम्हारी बीवी तो चाहती यही है, और अगर कहीं मेरी शादी करने से पहले मर गया तो मेरा यहाँ आना ही खराब हो जाएगा। ये मेरे लिए कितना सोचती है, और एक वो मेरी बीवी, उसको कल के कल तलाक देकर मैं इन तीनों से शादी करूँगा। एक तरफ अपनी तीनों प्रेमिकाओं से शादी के लिए वो मान जाता है, तो दूसरी तरफ उसकी सारी बुरी आदतें छूटने पर प्रियंका परिणीति को कहती है, माँ जी देखो, मेरी सौतनों के चलते इन्होंने अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दी। हाँ बहू, तेरा प्लान काम कर रहा है। शाम होने पर निक हाथों में डाइवोर्स के पेपर लेकर प्रियंका के सामने रखते हुए कहता है, ये पकड़ो डाइवोर्स के पेपर्स, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे इन तीनों से प्यार है और मैं इनके साथ ही शादी करूँगा। अच्छा, ये फैसला तो आपने बहुत सही लिया। वैसे मैंने भी एक फैसला लिया है। रुकिए एक मिनट, सुरेश, कमल, रमन, बाहर आ जाओ। प्रियंका के इतना बोलते ही उसके कमरे से 3 हट्टे कट्टे लड़के बाहर आते हैं। जिसके बाद प्रियंका बोलती है, जैसे तुमने मेरी 3 सौतनों को घर में जगह दी और अब शादी करना चाहते हो, तो इसीलिए मैंने भी 3 आशिक बना लिए। मैं भी इनके साथ रहूंगी, शादी करूंगी। ओह, तो तुमने अपनी असली औकात दिखाई दी। मुझे तो पता था कि तुम इतना ढोंग करती हो सती सावित्री बनने का, और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको जो करना है करो, लेकिन इस घर में नहीं। ये मेरा घर है। जी नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी उफ मेरे ससुर जी ने इस जायदाद में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाया है, इसलिए आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। ये आधे जायदाद वाली बात सुनकर निक की तीनों प्रेमिकाओं के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है, ये क्या, तुम्हारी बस आधी ही जायदाद है? अरे उसमें मेरा क्या होगा? और ऊपर से ये 2 भी हैं। मुझे वादा करो कि ये आधी जायदाद सिर्फ मेरी होगी, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसे कैसे? मैंने यहाँ पहले कदम रखा है। तुम मुझे अपनी जायदाद दो और मुझसे शादी करो। जायदाद के लिए अपनी प्रेमिकाओं को लड़ता देखकर निक बोलता है, चुप हो जाओ। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। मेरी शराब छुड़वाई, मेरी सिगरेट छुड़वाई, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। तो अब पैसों के लिए क्यों लड़ रही हो? कोई प्यार व्यार नहीं है तेरे जैसे बेवड़े से। ये सब सुनकर परिणीति वहाँ आकर निक को समझाते हुए बोलती है, इन लोगों ने मुझे और बहू को कहते सुना था कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, और अगर तुमने शराब और सिगरेट एक बार और पी तो तुम्हारे दिन और कम हो जाएंगे। और इनको आपसे शादी करनी थी, इसीलिए इन्होंने आपको ये बुरी आदतें छोड़ने को कहा, ताकि शादी से पहले आप टपक ना जाओ। क्योंकि आप मेरी बात तो मान नहीं रहे थे, इसलिए इनका सहारा लेना पड़ा। ये सुनकर निक उन तीनों को एक एक थप्पड़ मारता है और घर से जाने को कहता है। साथ ही प्रियंका से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो प्लीज, और इन लड़कों को अपनी जिंदगी में मत लाओ। मैं समझ गया, एक सच्चे साथी की जगह जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आप चिंता मत करो, मैंने बस इनको सबक सिखाने के लिए बुलाया था और मेरा कोई इरादा नहीं था। निक को अपनी गलतियों से सबक मिलता है और वो प्रियंका से माफी मांगकर उसके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करता है। रश्मि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।
उसे देखकर हर कोई उसका दीवाना बन जाया करता। रश्मि को शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक था। फिर एक दिन रश्मि के लिए एक बहुत ही अच्छे सिद्धार्थ नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसे वेस्टर्न कल्चर कुछ खास पसंद नहीं था। सिद्धार्थ के और रश्मि के पिता पहले से ही दोस्त थे और कुछ ही दिनों के बाद वो लोग रश्मि को देखने उसके घर आते हैं। तभी विजय कुमार रश्मि के पिता अजब सिंह से कहते हैं, अरे भाई साहब, सिर्फ खाने और बातों से ही हमारा दिल खुश कर देंगे क्या? बेटी तो दिखाइए अपनी। जी जरूर, अभी बुलवाते हैं। अरे सुनती हो, जरा रश्मि को लेकर तो आना। जी अभी लेकर आती हूँ। कल्पना रश्मि को शरीफ लड़कियों की तरह तैयार होने के लिए समझाती रहती है, लेकिन रश्मि अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और वो मेहमानों के सामने शॉर्ट्स पहनकर ही जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। फिर कल्पना उसे लेकर उनके सामने चली जाती है। वो लोग उसे देखकर अजब सिंह से कहती हैं, भाई साहब, ये मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की कौन है? जी ये है मेरी बेटी। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही अच्छी बेटी पैदा की है आपने। ये तो सब भगवान की कृपा है। इसके बाद वो दोनों अकेले बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सिद्धार्थ उससे कहता है, आपको वेस्टर्न कल्चर कुछ ज्यादा ही पसंद है शायद। जी हाँ, माँ ने तो मुझे बोला था कि आज मैं इंडियन कपड़े पहनूं, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट्स पहने हैं। तो शादी के बाद तो आप इंडियन ही पहनेंगी ना? नो वे, साड़ी और मैं कभी भी नहीं। मैं ये साड़ी पहनकर अपनी सारी जिंदगी तो नहीं बिता सकती ना। ओह, तो सॉरी मैम, मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो संस्कारी हो, जिसे तमीज और तहजीब दोनों का मतलब पता हो। इस सब के बाद सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है और रश्मि के शॉर्ट्स पहनने की वजह से वो शादी से मना कर देता है, लेकिन अपने पापा की दोस्ती की वजह से उसे हाँ कहना ही पड़ता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। रश्मि अपने ससुराल में सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और कभी कभी अपने पति की खुशी के लिए साड़ी और ट्रेडिशनल कपड़े भी पहन लेती है, लेकिन उन सबको अब उसके शॉर्ट्स पहनने की आदत से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसकी सास पूजा पुराने ख्याल की महिला थी। इसीलिए वो रश्मि से भी यही उम्मीद रखती थी कि वो भी पुराने रीति रिवाजों को और पहनावे को माने। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी सहेली के घर पूजा में जाती है। अपने साथ रश्मि को भी वो वहाँ ले जाती है। रश्मि वहाँ भी शॉर्ट्स पहनकर चली जाती है। सपना की सहेलियाँ रश्मि को देखकर चौंक जाती हैं। फिर वो सपना से कहती हैं, अरे सपना, ये तू किसे लेकर आई है? अरे बड़ी ही बेशरम लड़की है ये तो। अरे पूजा में भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई है। अरे नहीं नहीं सोनाली, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरी बहू है रश्मि। अरे तेरी बहू है तो क्या हुआ? कोई लाज शर्म है या नहीं इसे? अरे संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। अरे यार, तू तो चुप ही नहीं हो रही अब। माँ जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी समझाती हूँ इन्हें। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाएगी? जी नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और समझनी ही पड़ेगी। अरे आप जैसी औरतों की वजह से ही लड़कियाँ खुद की मर्जी के कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकल सकती। अरे हम मर्दों को क्या दोष दें जब एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनकर बैठी हुई है। बस बेटा चुप हो जा और जाने दे। ऐसे कैसे माँ जी? अगर आज मैं इन लोगों की बातें सुनकर चुप हो गई ना, तो आगे भी लड़कियों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी और उन्हें हमेशा जलील ही करा जाएगा। अब बस बहुत हो गया सपना, तू अपनी बहू को लेकर यहाँ से चली जा, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। अरे आप क्या हमें निकालेगी? हम यहाँ पर खुद नहीं रुकना चाहते, जहाँ पर लड़कियों की कोई इज्जत ही ना हो। ऐसा कहकर रश्मि और सपना वहाँ से चली जाती हैं। घर पहुंचकर रश्मि उदास अपने कमरे में बैठ जाती है और जब सिद्धार्थ उसे ऐसे देखता है तो अपनी माँ से जाकर बात करता है, जिसके बाद सपना उसे सब बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत
रश्मि के पास जाकर उससे कहता है, तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ना? क्या किया है मैंने? माँ ने बताया मुझे सब। ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए करती हो ना? व्हाट? ये आप बोल रहे हैं? You know, रश्मि, तुम मेरे लिए बिल्कुल गलत लड़की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हें पता ही नहीं कि तहजीब और शर्म और हया क्या होती है, और तुम जानना भी नहीं चाहती। ये है असली वजह। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको इतनी ही गलत लगती हूँ, तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? और मैं गलत हूँ ही क्यों? अपने कपड़ों की वजह से? और आपको क्या लगता है कि एक लड़की अगर शॉर्ट्स पहन ले, मिनी स्कर्ट्स पहन ले, तो उसकी तहजीब और उसके कल्चर को खतरा हो जाता है? क्या इतना ज्यादा छोटा है हमारा कल्चर, सिद्धार्थ जी? और वैसे भी मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, इस बात पर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। और अगर इस वजह से आपको ऑकवर्ड फील होता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और शादी के बाद से आज तक जब भी आपने मुझे इंडियन कपड़ों में देखना चाहा, मैंने आपके लिए साड़ी पहनी, सूट पहने। क्या आपने मेरे लिए कभी कुछ किया है? और आप तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक बात आप भी समझ लीजिए, ये मेरे कपड़े हैं, मेरा कैरेक्टर नहीं। इतना सब सुनने के बाद सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मि के लिए खुद एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आता है और उसे गिफ्ट करके एक होटल में बुलाता है, जहां उसने रश्मि के लिए एक कैंडल नाइट डिनर का अरेंजमेंट किया होता है। ये सब देखकर रश्मि को बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वो लोग डिनर करके होटल रूम में जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रश्मि अपनी सास के साथ शॉर्ट्स पहनकर शॉपिंग करने जाती है। वो दोनों कुछ सामान खरीद ही रही होती हैं कि दो लड़के उनके पास आ जाते हैं और रश्मि को टच करने की कोशिश करते हैं। रश्मि उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक कर उससे कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अरे आप तो गुस्सा हो गई, सॉरी, माफ कर दीजिए। भाई ये क्या कर दिया तूने? इतनी जोर से दबाने की क्या जरूरत थी? अब देख रहे हो ना, उन्हें दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कोई लड़की अगर बाहर कुछ खरीदने आई है तो उसे शांति से सामान ले दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की को छेड़ना है, उसे परेशान करना है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक तो इतने छोटे कपड़े पहनकर हमारे दिलों में आग लगाती हो, फिर ऊपर से इतना इतरा कर दिखा रही हो। तुम लोगों के घर में माँ और बहनों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, वरना यही तेरी कब्र खोद दूंगा। तू खोदेगा मेरी माँ जी की कब्र? तू अभी रुक, अभी बताती हूँ तुझे कि आखिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या करेगी तू? बहुत ऊपर तक पहुँच है हमारी। अच्छा 2 मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे कि मेरी कहाँ तक पहुँच है। हेलो कमिश्नर साहब। कमिश्नर का नाम सुनते ही दोनों मनचले वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं और दोनों सास बहू सही सलामत घर लौट जाती हैं। ये सारी बात जब सपना अपने पति और बेटे को बताती है तो उन्हें भी रश्मि पर नाज होता है। इतना ही नहीं, अब उसके ससुराल में कोई भी उसे शॉर्ट्स पहनने से रोकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही शॉर्ट्स पहनना कम कर देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।